कहानी बदला। भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं और इसीलिए जब वे आहत होती हैं, खासकर अपनों द्वारा, तो कई बार संवेदनशील व सुकुमार मन भी अविश्वसनीय लगने वाले ऐसे काम कर उठता है जिनकी कल्पना भी उसके लिए नहीं की जा सकती थी। सुंदर सुसज्जित बैठक है। बैठक में 5 सज्जन हैं। पांचों फुल मौज में हैं। सेंट्रल टेबल पर कई प्लेटें रखी हैं। कोई काजुओं से भरी है तो एक प्लेट में सलाद सजा है और दूसरी 2 प्लेटों में गर्मा गर्म पकौड़ियां हैं। सज्जनों के हाथों में गिलास हैं और गिलासों में महंगी शराब है। चुटकुले चल रहे हैं, बहस हो रही है। बहस हम भारतीयों का सबसे प्रिय शगल है। ये कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है और किसी भी विषय पर हो सकती है। चूंकि राजनीति और क्रिकेट हर बहस की अनिवार्य खुराक होते हैं, तो लिहाजा यहाँ भी है। बातें हो रही हैं, गिलास खनक रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ा अच्छा माहौल है। कहीं कोई चिंता नहीं, किसी के माथे पर सलवट नहीं। बस तफरी और चिकाई है और जिसकी रसधार में सभी भीग रहे हैं। बैठक के फर्श पर कीमती कालीन और फर्नीचर भी महंगा वाला। सोफे एकदम गद्दीदार और कुशन कलात्मक। छत से लटकता झमाझम झाड़ फानूस। पंखे और लाइटें देखकर अनुमान लगाना कठिन नहीं कि गृह स्वामी के पास माल बहुत है और उन्होंने खर्च भी करने में संकोच नहीं किया है। सभी आइटम बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम सिनेमा में देखते हैं। जाम छलकाने वाले सभी सज्जनों की आयु 65 से 70 वर्ष के बीच है। ये लोग अक्सर यहां बैठते हैं और जब बैठते हैं तो उस दिन महफिल शाम 6 बजे से लगती है और मन भरने तक चलती रहती है। सबके जाने के बाद गृह स्वामी के लिए खाना लगा दिया जाता है। 2 रोटी और कोई एक रसेदार सब्जी। आज की बैठक समाप्त हो चुकी है और उनके जो ये इतने सारे मित्र अभी अभी उठकर गए हैं, उनके लिए कभी चाट बाहर से आती है और कभी घर में ही बन जाती है, जैसा मूड बन जाए उस्तादों का। खाना खाने के बाद गृह स्वामी अपने कमरे में चले गए हैं। अब वो टीवी देखेंगे। वेब सीरीज और पुरानी हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं वो। अंग्रेजी फिल्में भी बहुत देखते हैं। उनके सोने का कोई समय नहीं। टीवी देखते देखते नींद आ गई तो सो गए, अन्यथा रात तो अपनी है। सुबह उठने का भी कोई समय नहीं। जब मन किया तब उठते हैं और उठते ही धांस कर चाय पीते हैं, फिर टहलने जाते हैं। टहलने का भी उनका कोई नियम नहीं। अरे उनका सिद्धांत है कि टहलने के लिए सुबह बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, जब उठेंगे तब टहलेंगे। मन की सुनते हैं और मन की करते हैं। पार्क से वापसी पर उनका मनपसंद नाश्ता आ जाता है। सैंडविच, पोहा, इडली, उपमा वगैरह उन्हें अधिक पसंद है। आस्तिक हैं, परंतु पूजा घर नहीं जाते। पूजा घर उनके यहाँ है भी नहीं। दिन उनका किताबों के साथ गुजरता है और टीवी तो खैर है ही। दिन में खाना खाने के बाद पावर नैप लेते हैं। दोपहर की नींद मारने के बाद शाम को बाजार निकल जाते हैं। तरकारी खरीदना और उसका सूप पीना उन्हें बहुत पसंद है। उनका एक नियमित सेवक है रघु। रघु इसी घर में रहता है। एक महिला रोज आकर घर की साफ सफाई कर जाती है। एक महाराजिन दोनों समय आकर खाना बना जाती है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि घर के नियमित सदस्य केवल 2 हैं, गृह स्वामी और रघु। घर 3 BHK है। एक कमरा मालिक का, एक कमरा रघु का और एक कमरा मेहमानों का। उन मेहमानों का जो कभी नहीं आते। कमरा खाली ही पड़ा रहता है। हर कमरा सजा हुआ है, सुख सुविधा के हर सामान से लैस है। हर कमरे में टीवी है, एसी है। गृह स्वामी का जीवन बस 2 कमरों में ही सीमित है। उनका बेडरूम और बैठक। एक शानदार बड़ी सी कार भी है और इस गाड़ी से वो लंबे लंबे टूर मारते हैं। निस्संदेह वृद्ध धनी है। मोटी पेंशन है और बैंक में भी इतने जमा हैं और साहब बहादुर ने इतना नियोजित निवेश कर रखा है कि ब्याज और मासिक रिटर्न से 2 बढ़िया गृहस्थी आराम से चल जाएं। इसकी चर्चा आगे करते हैं क्योंकि अभी तो लौटना है उस बैठक में जिसकी अब सफाई हो रही है।
वृद्ध अपने कमरे में जावे राजे हैं और रघु ने अपने कमरे में बोतल खोल ली है। आज इतनी बच गई है कि उसके 3 पैग तो बन ही जाएंगे। मालिक भी खुश, नौकर भी खुश। इसी तरह हंसी खुशी दोनों का जीवन कट रहा है। गृह स्वामी रघु का ध्यान बेटे की तरह रखते हैं और वो भी उन्हें पिता ही मानता है। पिता पिता तो क्या इसका अर्थ ये लिया जाए कि गृह स्वामी की कोई संतान नहीं या फिर वो अविवाहित है? यही तो पेंच है। पहले गृह स्वामी का परिचय लेते हैं। उनका नाम है सत्येंद्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त चीफ जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक। कथा में आगे हम उन्हें सिन्हा साहब ही कहेंगे। सिन्हा साहब लखनऊ के ही रहने वाले हैं। नौकरी में जल्दी आ गए थे तो विवाह समय पर हो गया, लिहाजा बच्चे भी जल्दी ही पधार गए। 2 बेटे हैं, जबकि पत्नी का देहावसान कुछ वर्ष पूर्व हो चुका है। 2 बेटे, लेकिन कहानी में तो अब तक वो आए ही नहीं। कहाँ रहते हैं वे? और 2 बेटे हैं तो बुजुर्गवार नौकर के साथ अलग गृहस्थी काहे बसाए हुए हैं भाई? बताते हैं भाई, बताते हैं। हम आप में तो रत्ती भर धैर्य नहीं है। इतना भी नहीं समझते कि कहानीकार को कहानी कहने दी जाती है, जबकि श्रोता तो बस हुंकारी भरता रहता है। बेटे रहते हैं ना वो सामने वाली बिल्डिंग में। अब लीजिए, यहाँ आता है कहानी का एक और पेंच। सिन्हा साहब का भव्य फ्लैट जिस इमारत में है, उसके ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में उनके 2 पुत्र रहते हैं। एक साथ नहीं, अलग अलग रहते हैं। थोड़ी दूर पर एक महंगे अपार्टमेंट में 4 BHK फ्लैट था, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि दोनों बेटों को उसे बेचकर 2 कमरे वाले 2 फ्लैट लेने पड़े। अब उनका अपार्टमेंट तो एक ही है, परंतु बसावट अलग अलग तलों पर। आपस में झगड़ा नहीं है तो बहुत भाईचारा भी नहीं है। बड़े वाले के 2 बेटियां हैं, जबकि छोटे वाले के 1 बेटा और 1 बेटी। दोनों प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं। उनकी माँ यानी सिन्हा साहब की पत्नी 2 साल पहले अचानक ही चल बसी। अच्छी भली सोई थी, लेकिन फिर सोई ही रह गई। भीषण हार्ट अटैक पड़ा था उन्हें। सिन्हा साहब उनकी मृत्यु के लिए अपने बेटों को जिम्मेदार मानते हैं। यही वो बिंदु है जहां से सीधे सादे सिन्हा साहब की सीधी सादी कहानी 360 डिग्री घूम जाती है। सिन्हा साहब 5 साल पहले रिटायर हुए। दफ्तर वालों ने पूछा, अब समय कैसे काटेंगे? तो बड़ी ठसक के साथ जवाब दिया था सिन्हा साहब ने, अरे बहुत हो गई नौकरी, अब तो पोते पोती खिलाऊंगा और भरे पूरे घर में राज करूंगा। अरे हम पति पत्नी का क्या है, सब बच्चों का ही तो है। सब उनके हवाले करके अब तो बस भाई आराम करना है। उनकी बात सुनकर कुछ हंस देते तो कुछ जल जाते। सिन्हा साहब के 2 बेटे आज्ञाकारी थे। बहुएं सास ससुर की सेवा करती और बच्चे भी दादी बाबा से लगे ही रहते। सारा परिवार पुराने शहर के एक घर में किराए पर रहता। सब कुछ इतना अच्छा था कि यूं भी कह सकते हैं कि सिन्हा साहब रिटायर होने के लिए मचल रहे थे। और फिर पत्नी हंसती और कहती, इतना तो शादी के बाद घर आने की बेचैनी नहीं दिखाते थे जितना अब दिखाते हो। अरे अब इतना सुंदर घरौंदा है अपना, तो काहे बाहर रहा जाए। फिर वो दिन भी आया जब सिन्हा साहब रिटायर हो गए। कई लोग इस दिन उदास हो जाते हैं, जबकि सिन्हा साहब तो ठहाके लगाते हुए लौटे। बेटों ने भी घर को अगवानी में सजा रखा था। जरा ठहरिए, एक बात यहां बतानी रह गई थी। रिटायर होने से पहले सिन्हा साहब ने 4 कमरे का एक शानदार फ्लैट नए बने एक महंगे अपार्टमेंट में खरीद लिया था। उसी नए घर में रिटायरमेंट और गृह प्रवेश की वो संयुक्त दावत हुई कि क्या कहने। संगीत की लहरों पर सवार वो मेला लगा कि मोहल्ले ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। पुराने बुड्ढों ने भी ताना मारा, अरे रिटायर हुए हो या फिर से शादी करके लौटे हो? सिन्हा साहब ने कान से मक्खी न उड़ाई। सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन उन्होंने अपनी दुनिया को समेट लिया। कई दिन तो मोहल्ला उनकी शक्ल देखने को तरस गया। वो घर में ही बच्चों में मगन रहते, पत्नी से इतना बतियाते कि बहुएं मुंह घुमाकर हंसने लगती। पत्नी बेचारी शर्मा जाती,
रोज उनकी फरमाइश होती, कभी पकौड़ी, कभी कढ़ी, कभी हलवा तो कभी खीर। यार दोस्त कहते, अरे भाई रिटायरमेंट हो तो सिन्हा साहब जैसा। चारों पोते पोतियों के साथ पार्क में घूमना सिन्हा साहब का सबसे प्रिय शगल था। पति पत्नी निहाल थे अपने परिवार पर, अपनी छोटी छोटी खुशियों और अपने भाग्य पर। इसी स्वर्ग में रहते हुए सिन्हा दंपत्ति को लगभग 1 वर्ष हो चुका था। आश्चर्य की बात थी कि अपने रोज के लगभग एक जैसे रूटीन से सिन्हा साहब ऊबे नहीं थे। सुबह उठे तो बच्चे, शाम को घर से निकलते तो बच्चे, बाजार जाते तो बेटे बहुओं के मन की चीजें पूछ पूछ कर लाते। फिर एक दिन रविवार था। जाते जाड़ों की गुनगुनी धूप में पूरा परिवार बैठा हुआ था। चाय का एक दौर चल चुका था और दूसरे की फरमाइश थी। बहुएं मनोहार कराने का आनंद ले रही थी। तभी घंटी बजती है। बड़ा बेटा उठने ही वाला होता है कि सिन्हा साहब उसे रोककर खुद दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं और आगंतुक को बैठक में ले जाकर बिठा देते हैं। फिर हांका लगाकर सारे परिवार को बैठक में ही बुला लेते हैं। आगंतुक को देख छोटे बड़े सब उनके पांव छूने के लिए दौड़े। आने वाले सज्जन सिन्हा साहब के चचेरे बड़े भाई मुन्नन भैया थे। सिन्हा साहब उन्हें बहुत मानते थे। इधर बहुत दिनों से नहीं आए थे, तो जब आए हैं तो सबका चकित होना बनता ही था, परंतु कारण तो कोई नहीं जान सका। मुन्नन भैया बैठते हैं, पानी आता है तो पानी पीते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता और चाय पान के बाद गला खखारने के बाद बताते हैं कि उनके अनुज यानी सिन्हा साहब ने गांव का अपना पुश्तैनी मकान और खेत 1 करोड़ रुपए में बेच दिया है और उनका सारा पैसा दोनों बेटों के नाम आधा आधा कर दिया गया है। दोनों बेटे और उनके बहुओं ने अभी हतप्रभ होना शुरू ही किया था कि मुन्नन भैया ने एक और गोली दागी। बोले, छुट्टन यानी सिन्हा साहब ने कभी एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा था। सोचा था बनवाएंगे, लेकिन प्लॉट पड़ा ही रह गया। जब खरीदा तो उस इलाके की जमीन सस्ती थी, लेकिन ईश्वर की ऐसी दया हुई कि बड़े नौकरशाहों और नेताओं को वो इलाका भा गया। अब जब उन्होंने वहां मकान बनवाए तो जमीन की कीमत आसमान जा चढ़ी। उन्होंने बताया कि इसी प्लॉट की वसीयत सिन्हा साहब ने अब बेटों के नाम कर दी थी। ये प्लॉट भी 1 करोड़ से कम का नहीं था। फिर उन्होंने एक और बम फोड़ा कि जिस बड़े फ्लैट में अभी पूरा घर रहता है उसे भी छुट्टन ने अपने बेटों के नाम लिख दिया है। अब तो बेटे बहुएं गदगद, केवल मां मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद बेटों की सांस लौटी। उनकी तो लॉटरी निकल आई थी। दोनों हाथों में लड्डू आ गए थे और वो भी मोती चूर के। फ्लैट के मालिक हुए। 50-50 लाख नकद मिले और एक अन्य कीमती प्लॉट की वसीयत भी हो गई। समझ गए कि पिता ने इसी काम के लिए बड़े भाई को बुलवाया था। वो अपने साथ खेत और मकान बेचकर मिली रकम भी नकद लेकर आए थे। नकद, हाँ। दोनों बेटे एक ही दिन में बढ़िया वाले मालदार हो गए। सिन्हा साहब के मित्रों ने सुना तो सिर पकड़ लिया। उन्हें समझाया कि अभी काहे की जल्दी थी और कुछ पैसा अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन परिवार के प्रेम में पागल सिन्हा साहब भला कहाँ सुनने वाले थे। उनका एक ही उत्तर होता, अरे मेरे पास तो अपनी पेंशन है ही और साथ ही पत्नी के नाम एफडी है और म्यूचुअल फंड में भी बहुत पैसा लगा है। अरे भाई, मैं बैंक वाला हूँ, अपने पैसे का निवेश करना जानता हूँ, तो मजे का पैसा आता है और आखिर में जब सब बच्चों को ही मिलना है तो अभी से दे दिया उन्हें, है? अरे मेरे दोनों बेटे, मेरी 2-2 एफडी हैं, 2-2। हाँ। जीवन चलता रहा। महीने, फिर 2 बरस बीते। सिन्हा साहब को रिटायर हुए अब 3 बरस और सब कुछ बेटों के नाम किए 2 साल होने को आ रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि इधर सिन्हा साहब कुछ उखड़े उखड़े रहने लगे। मित्र मजाक करते तो चिढ़ जाते। उनका समय अब पार्क में अधिक कटने लगा था। बच्चे भी कम दिखते थे उनके साथ। बाजार वो जाते थे, लेकिन अब उनके हाथ में दवाओं का थैला ज्यादा दिखता। पत्नी बीमार रहने लगी थी। मोहल्ले में धीरे धीरे खबर उड़ी कि बेटे बहुओं से सिन्हा दंपत्ति की बन नहीं रही है। मित्र दबी जुबान पूछते तो सिन्हा साहब न हाँ करते न ना। फिर भी मित्रों ने उनकी आंखों में उतर आई उदासी पढ़ ली थी।
फिर एक दिन तो गजब हो गया। सिन्हा साहब की पत्नी चल बसी। रात अच्छी भली सोई तो फिर सोई ही रह गई। पत्नी भली महिला थी, सबके सुख दुख में खड़ी रहती, तो पूरा मोहल्ला उन्हें अंतिम विदा देने के लिए उमड़ पड़ा। शोक जताने आया हर आदमी सिन्हा साहब के पास जाता, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, रो भी नहीं रहे थे। लोग आते, सांत्वना के 2 शब्द बोलते, परंतु सिन्हा साहब बस सिर हिलाते रहते। अर्थी सजी और औरतों ने पत्नी को नई सुहागन सा सजा करके विदा किया। वो खाग्नि सिन्हा साहब ने दी। 13 दिन की पूरी क्रिया की। सुबह घाट जाते, फिर लौटकर गरुड़ पुराण सुनते। मोहल्ला उनका दुख समझ रहा था। पत्नी की 13वीं भी उन्होंने की। पति पत्नी बड़े सज्जन और हंसमुख और मिलनसार थे, तो बड़ी भीड़ जुटी उनके यहाँ 13वीं वाले दिन। गजब तो इसके बाद हुआ। 14वें दिन सिन्हा साहब गायब हो गए। सिन्हा साहब के गृह त्याग से हंगामा हो गया। थाना, पुलिस, नदी, तालाब सब हो गया, पर सिन्हा साहब नहीं मिले। लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता हरिद्वार चले गए हैं, कोई कहता काशी में देखे गए, और कोई कहता कि अरे डूब मरे, जितने मुख उतने प्रपंच। अब लोगों ने बेटों को कोसना शुरू कर दिया। लड़के मुंह छुपाए छुपाए घूमे, बहुएं घर से बाहर ना निकले। लोग चतुर होते हैं, बातों के धनी होते हैं, और ऐसे प्रसंग मिल जाएं तब तो कहना ही क्या। फिर एक दिन जैसे गए थे वैसे ही अचानक लगभग 1.25 साल बाद सिन्हा साहब प्रकट हो गए। लेकिन इस बार एक अंतर था। बेटों के घर जाने के बजाय वो इसी घर में दिखे जहां की महफिल की बात हम पहले कर चुके हैं। विघ्न संतोषियों ने सिन्हा साहब को बहुत टटोला, परंतु वहां तो चुप्पी थी। लोग आश्चर्य में थे कि अपना घर होते हुए भी सिन्हा साहब अलग क्यों रह रहे हैं, वो भी बेटों के घर के ठीक सामने। सिन्हा साहब के साथ एक नौजवान भी था जिसका नाम उन्होंने रघु बताया। फिर रघु ने ही खाना बनाने और साफ सफाई करने वाली 2 महिलाओं का जुगाड़ किया। ये महिलाएं दूसरे घरों में भी काम करती थी। उन्हीं से वहां बात पहुंची और फिर वे घर लाउड स्पीकर हो गए। महिलाओं ने बताया कि सिन्हा साहब तो रोज पकवान बनवाते हैं, खुद खाते हैं और रघु को खिलाते हैं। इन दोनों औरतों ने घर की साज सज्जा और सिन्हा साहब की दरियादिली के इतने किस्से सुनाए कि मोहल्ले के पेट में मरोड़ उठ गई। पर सिन्हा साहब तो मुंह सिए बैठे थे और कहीं से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। आदत से मजबूर मोहल्ले ने नौकर को टटोला, लेकिन उसका मुंह तो मालिक से भी ज्यादा टाइट निकला। अरे घर की भीतर की छोड़ो, वो तो किसी को मौसम का भी हाल ना बताए। फिर तो जैसे मोहल्ले की लॉटरी खुली। प्राकट्य के 3 महीने बाद सिन्हा साहब के मित्रों को उनके फोन पर एक आमंत्रण मिला। सबको अगले दिन शाम 5 बजे घर आने का न्योता मिला था। अब तो सबसे वो शाम, वो रात और अगला दिन काटना कठिन सा हो गया। राम राम करते समय बीता और 5 बजे से पहले ही सभी आमंत्रितों ने सिन्हा साहब के घर धावा बोल दिया। घर में शाम का सारा प्रबंध था। जब सबके हाथों में गिलास आ गए तो सिन्हा साहब ने बिना भूमिका बोलना आरंभ किया। आप सब जानना चाहते हैं ना कि मैं गायब कहां हो गया था और लौटा तो क्यों? सुनिए, फ्लैट और नकदी अपने नाम हो जाने के करीब साल भर बाद बेटे बदलने लगे। अब वे हमारे पास कम आते, हम कोई मांग रखते तो टाल जाते। अरे हमारी पसंद का खाना कम बनने लगा। अब चूंकि बच्चे नए जमाने की चीजें पसंद करते हैं तो उन्हीं के मन का बनता और हमारे लिए कह दिया जाता कि कहां 2-2 बार अलग अलग बनेगा। लाचारगी में हमें भी वही खाना पड़ता जो कभी नहीं खाया था। हम तो सादा दाल चावल खाने वाले लोग ठहरे। बेटे बदले तो घर का माहौल बदलने लगा। अचानक हाथ में नकदी आई तो बहुएं बाजार जाने लगी बार बार, और फिर उनके पास समय कम रहने लगा और उसके बाद वो चिड़चिड़ी हो गई, चिड़चिड़ाने लगी। जीवन नरक होता जा रहा था। गरम खाना तो सपना हो गया था और कभी कभी तो हम चाय को तरस जाते।
पत्नी चौके में पहल करती तो बहुएं तन जाती, और फिर यह नौबत आई कि दोनों बहुएं अपने अपने परिवार के लिए खाना बनाने लगी। छोटी बहू न जेठ की चिंता करती और बड़ी न देवर की, और खटपट इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों ने अलग होने का निर्णय कर लिया। उस दिन हम पति पत्नी बहुत रोए थे, यही सोचते कि क्यों ऐसा दिन दिखाया ईश्वर ने। बंटवारा हुआ तब भाइयों ने हमारी चिंता की, कौन किसके हिस्से आएगा इस पर बहस हुई उनमें। हम लुटे पिटे अपने कमरे में बैठे थे और बाहर हमको लेकर झगड़ा हो रहा था। सिन्हा साहब सांस लेने को ठहरे। उनका चेहरा भाव शून्य था। कहने लगे, और इतने में अचानक पत्नी कमरे से बाहर निकली। बाहर सभी जमा थे। पत्नी बोली, हमें बांटो मत। अरे हम कहीं नहीं जाने वाले। अब तक साथ रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ऐसा करो, तुम लोग अलग हो जाओ, हम नहीं होंगे। इसी कमरे में हम अपना खाना बना लेंगे, यहीं सोएंगे और बस यहीं मर जाएंगे। हमारी चिंता ना करो तुम। अरे इतनी पेंशन मिलती है तुम्हारे बाप को कि मेरे अलावा 2 और को पाल सकेंगे। हाँ, मेरी पत्नी बहुत भली महिला थी। अरे कभी चींटी भी नहीं मारी थी उन्होंने। बहुत पढ़ी लिखी थी, परंतु अपने को घर से बाहर लिया था। इस घर को बनाने में अपना जीवन खपा दिया उन्होंने। लेकिन उस शाम बंटवारे पर तुले बेटों से बात करते समय मेरी सीधी सादी पत्नी में न जाने क्या था कि मैं डर गया बहुत। बेटे कुछ बोले नहीं, लेकिन माने भी तो नहीं। अगले 2 महीने तक उनमें झगड़ा चला और फिर उन्होंने लॉबी में दीवार उठा दी। फ्लैट था तो और कैसे बांटते। और फिर हम बड़े बेटे के हिस्से में आ गए, और थोड़ी देर बाद हमने बहू को कहते सुना, अरे देवर जी तो मजे में है, हमारे एक कमरे में तो मम्मी पापा ही जमे हुए हैं, अब क्या कहें। और इसके बाद मेरी पत्नी खामोश सी हो गई। उस दिन उन्होंने न शाम की चाय पी, न रात का खाना खाया। हाँ, मेरे लिए 2 रोटियां सेक दी, लेकिन मेरा भी मन नहीं था। कैसे होता। अपने भाग्य को कोसते हुए हम पति पत्नी बिस्तर पर जा लेटे। मैं ही बोल रहा था, जबकि वो चुप, बिल्कुल चुप। बस उसकी सांसों को सुन पा रहा था मैं। रात 3 बजे के बाद मुझे झपकी आ गई। आध पौन घंटे के बाद आंख खुली तो देखा कि पत्नी बगल में नहीं है। तलाशा तो घुप अंधेरे में बाहर दीवार के पास बैठी मिली। अरे उसी दीवार के पास जिसने उनका सीना बांट दिया था। उनका कंधा हिलाया तो वो बिना कुछ बोले कमरे में आ गई और फिर लेट गई। और फिर मैं जान ही नहीं सका कि वो कब सोई और कब उन्होंने प्राण त्याग दिए। श्रोता स्तब्ध। सिन्हा साहब के साथ इतनी बुरी बीती होगी ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। पत्नी के हार्ट फेल का कारण आज पता चल रहा था उन्हें। सिन्हा साहब कहे जा रहे थे, अरे मेरी पत्नी मरी नहीं, उनकी हत्या हुई है। हाँ, हत्या हुई है उनकी, और मेरे बेटों ने की है। अरे जान ले ली उन्होंने अपनी मां की। खून से सींचे गए परिवार के सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और मुझसे पहले ही चली गई। मुझसे पहले ही सोकर भी उठती थी। उस दिन नहीं उठी तो मैंने हिलाया। बेजान सा पड़ा था उसका शरीर, और पत्नी की ऐसी मौत ने फिर मुझे भी मार दिया। उसी क्षण मैं मर गया। मेरी भावनाएं सूख गई। पत्नी की चिता को आग देकर लौटा तो हर बीते दिन के साथ मैं कठोर होता चला गया। मुझ में वैराग्य आ रहा था। अरे अपने को ही पहचान नहीं पा रहा था मैं। पूरे 13 दिन मैंने खुद को टटोला और हर बार यही पाया कि अब मेरे भीतर कुछ बचा नहीं है। अच्छा बुरा लगना बंद हो गया था। कोई भावना शेष नहीं थी।
सब पत्नी ले गई थी अपने साथ। कोई काम था नहीं उन 13 दिनों में, तो केवल सोचता था और हर बार यही बात दिमाग में आती कि आखिर गलती कहां हो गई हमसे, कहां गलती हो गई। श्रोताओं की आंखों में सिन्हा साहब के लिए हमदर्दी थी। उधर उनका मेजबान बोले चला जा रहा था। मेहनत के पैसे से खरीदे गए अपने ही घर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मैं। और 14वें दिन जब सब सोए हुए थे, सुबह सुबह उठकर मैंने अपना ही घर छोड़ दिया। मैं बहुत विकल था और खुद को शांत करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बनारस गया, हरिद्वार गया, प्रयागराज गया, उज्जैन गया, लेकिन कहीं मन को चैन नहीं आया। पत्नी की मृत्यु से अधिक उनकी मृत्यु का कारण मुझे जीने नहीं दे रहा था। हम पति पत्नी ने बहुत साधारण सा जीवन जिया था और वो हमेशा कहती थी मुझसे, अजी सुनते हो, तुम रिटायर हो जाओगे तो अब घर को समय देना। अरे जीवन भर तो दौड़े हो, तब आराम करना। हमारे बेटे बहू हमारा ध्यान रखेंगे, है ना? कितने भ्रम में थी वो। घर से निकलकर 5 महीने तक मैं भटकता रहा। एक दिन विंध्याचल में मंदिर के बाहर बैठा था कि मेरी एक भतीजी ने मुझे देख लिया। उसने जो मुझे देखा तो मुझसे आकर लिपट गई। बस एक ही रट बार बार कि कहां चले गए थे चाचा, कहां चले गए थे। और फिर उसने मेरी एक नहीं सुनी, जबरन अपने साथ अपने घर बनारस ले गई। और फिर उसने कहा, चाचा आप यहीं रहो ना मेरे साथ, अब कहीं नहीं जाना आपको, बस। हाँ, मैं उनके साथ रहा तो उनके प्रेम से मेरा दिमाग पटरी पर आया। और तब मैंने सोचा कि मेरी क्या गलती है जो मैं भटक रहा हूं। अपने बच्चों से प्रेम करके मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। उन्हें मकान, नकदी और प्लॉट देकर पाप नहीं किया है मैंने। फिर काहे का प्रायश्चित कर रहा हूं मैं। तब मैंने सोचा कि मैं तो मारा घूम रहा हूं, लेकिन जिनके कारण मेरी ये दशा हुई है वे तो अपने घर में चैन से हैं। तब मैंने अपने बेटों से अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने का निर्णय किया। श्रोता विस्मित। सिन्हा साहब की आप बीती का ये मोड़ उनके लिए अप्रत्याशित था। सिन्हा साहब का चेहरा तमतमा आया था। सज्जन व्यक्ति ऐसा ही होता है, भीतर से टूटता है तो बदल जाता है। बेटों के हाथों हुआ पत्नी का तिरस्कार वो भूल नहीं पा रहे थे। वो बच्चों के सामने डट कर खड़े हो गए। अपने बच्चों को यूं दंडित करना कि सारा समाज जान जाए, बड़ी बात थी, अनोखी घटना थी। लेकिन सिन्हा साहब दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वो कहे जा रहे थे, और फिर मैं दीनहीन और हारे बेचारे पिता की मानसिकता से उबर गया। मैंने सोचा कि अगर मेरे बेटे कृतज्ञ निकल सकते हैं तो मैं भी उनका बाप हूं, और तय कर लिया कि बेटों को छोड़ूंगा नहीं। बहुत सोचा तो उनसे बदला लेने की एक योजना मन में आकार लेने लगी। भतीजी और दामाद से बात की तो दोनों ने साफ मना कर दिया। अरे शरीफ जो ठहरे, हफ्तों लग गए मुझे उन्हें मनाने में। आखिरकार वो लोग माने और हमने अपनी योजना को खूब मांझा। और उसके बाद मैंने अपने प्लॉट की वसीयत रद्द कर दी। फिर इस घर को कायदे से फर्निश कराया और अब मैं बेटों के घर के सामने शान से रहता हूं। मुझे यहां देखकर उन्हें बहुत झटका लगा है। अरे मुझसे मिलने भी आए थे तो मैंने साफ मना कर दिया। मैं अब जीवन के सारे सुख ले रहा हूं, देश भर में घूमता हूं और कई बार तो मैं बाहर भी घूम आया हूं। असल में गलती मेरी ही थी। मैं भूल गया था कि मैंने जो कमाया अपने पुरुषार्थ से कमाया। दिन रात मेहनत की, अपनी नींदें खराब की, जबकि बच्चों को तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया। योग्यता से अधिक आया धन अपने साथ केवल बुराइयां लाता है, और वही हुआ मेरे बेटों के साथ। मेरी मेहनत का पैसा उनके लिए हराम का हो गया। मेरा जो बदला है वो मेरी पत्नी को मेरी श्रद्धांजलि है। अंधेरी रात में दीवार के सामने बैठी पत्नी मुझे बहुत याद आती है, और वो जितना याद आती हैं
उतना ही बेटों को दंडित करने की मेरी भावना बलवती होती जाती है। उस रात की उसकी सूनी आंखें उसकी मेरा संबल बन जाती हैं। सिन्हा साहब चुप हुए तो उनकी आंखें भीगी थीं। सुनने वाले सब खामोश, सब तरफ मौन। बड़ी देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं सका। फिर यादव साहब ने पहल की और सन्नाटा टूटा। अरे आप जब कल नहीं होंगे तो भी बेटों को ही तो मिलेगा आपका बैंक बैलेंस, ये कार और इस घर का सामान। तब सिन्हा साहब की आंखों में फिर चमक आई। बोले, अरे कौन बाप भला अपने बच्चों को सजा देना चाहेगा? मैं उनका अहित नहीं चाहता, लेकिन उन्हें कुछ दूंगा भी नहीं। हाँ, उनके बच्चों को दूंगा। आपको क्या लगता है मैंने नहीं सोचा होगा ये सब? मैंने वसीयत कर दी है, अभी तो मैं धन उड़ा रहा हूं। हाँ, मेरी मौत के बाद बैंक में जितनी भी नकदी होगी उसका आधा भाग भतीजी को मिलेगा और शेष आधा मेरे चारों पोते पोतियों को मिलेगा। कार और इस घर का सारा सामान भतीजी को जाएगा और मेरे फोन, कुछ कैश, घड़ियां, अंगूठी और सोने की एक चेन ये रघु को जाएगी। इस घर का किराया मैं हर महीने देता हूं, लेकिन 1 साल का किराया मैंने एडवांस जमा कर दिया है, और ऐसा इसलिए ताकि मेरे मौत के 1 वर्ष बाद तक ये घर और ये महफिल यूं ही आबाद रहे। मेरी बरसी करके ही आप लोग इस महफिल को बर्खास्त कीजिएगा, देखिए। और हाँ, अलमारियों में 1 साल का स्टॉक भी पड़ा हुआ है। सिन्हा साहब चुप होते कि उसके पहले ही कमरे में इतनी जोर का जयकारा लगा कि सड़क पार बेटों के घर के शीशे तड़क गए। लोग चौंक उठे उस रात अपार्टमेंट से बाहर निकलते बुढ़ों का जोश देखकर। अरे सब रौ में थे। वो ठहाके और जोर जोर से उनका वो किलकारियां मारना कि देखने वालों को लगा कि न जाने क्या हो गया। उस रात सारे बुजुर्ग जैसे घर जाने को तैयार ही नहीं थे। सबकी जवानी लौट आई थी। अपने एक हम उम्र की नई सोच ने उनमें भी उमंग पैदा कर दी थी। धीरे धीरे बात फैली और फिर तो सिन्हा साहब के बेटे मोहल्ले के लिए मानो अस्पृश्य हो गए। बहुओं ने अब बाहर निकलना छोड़ दिया है, जबकि इधर सिन्हा साहब हीरो हो चुके हैं। उनकी शौर्य गाथा मोहल्ले को पार कर चुकी है। उनकी देखा देखी दूसरे बुढ़े भी कसमसाने लगे हैं। सिन्हा साहब उनकी प्रेरणा बन चुके हैं। बुढ़ों का अगर कोई राष्ट्र होता तो सिन्हा साहब बेशक उसके निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति होते। सिन्हा साहब की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, हालांकि उन्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपना बदला ले रहे हैं, जो अब उनके जीवन की डोर है। दुष्ट और स्वार्थी संतान के आगे झुक जाने वाले आम बुजुर्ग वो नहीं। पहले हारे, लेकिन अब तन कर खड़े हैं वो।